लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, हल्का सा एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत याद आ जाए कि क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला हम लोगों के पास था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ए स्क्वायर अगर इक्वल टू ए है, यानी कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो तो सबसे पहला वैल्यू जो होता है वो डिटरमिनेंट का वैल्यू या तो 0 या तो 1 होता है, उसके अलावा दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर वो वैल्यू 0 नहीं हुआ तो ये जो मैट्रिक्स होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वो क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमने इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स पढ़ा था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आई होता है तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। फिर इसमें भी हम लोगों ने अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि कोई भी पावर अगर मैं निकालूंगा तो उसका वैल्यू ए ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो उसके वजह से हमें क्या, जितना भी इवन पावर है उसके वजह से आई मिलता है, और जितना भी ऑड पावर है उसके वजह से ए मिलता है। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो होता है वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होने के कारण थोड़ा सिंप्लीफाई हमने करके देखा कि ए जो होता है वो अपनी इनवर्स के बारे में होता है। इनवर्स क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस इनवर्स के बारे में हमने हल्का सा चीज सीखा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होना चाहिए। बस इतना तक अभी हमें नॉलेज होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल होता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद इसके आगे का आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसे हमें याद रखना है, जिसका नाम है हमारे पास पीरियोडिक। ठीक है, हमने इनवॉल्यूटरी पढ़ लिया, हमने आइडेम्पोटेंट पढ़ लिया। अब जो थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक। ठीक है, अब ये पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ए टू द पावर k प्लस वन इक्वल टू अगर a होता है, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा सारा चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पूरा डेफिनेशन खत्म होने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर a टू द पावर k प्लस वन इक्वल टू a होता है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसका मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि कैसे काम करता है, क्या होता है ये। मान लेते हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि ए हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, मान लेते हैं ए कोई भी हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, इसका हमने ए स्क्वायर निकाला, इसका हमने ए क्यूब निकाला, इसका हमने ए टू द पावर 4 निकाला, मैं ऐसे बता रहा हूँ एग्जांपल। इसका हमने ए टू द पावर 5 निकाला। जब हमने देखा कि ए टू द पावर 5 जो मैट्रिक्स आया वो ए के बराबर आ गया, यानी कि हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि ए टू द पावर 5 इक्वल टू फाइनली जाके हमारे पास ए आ गया। ठीक है, तो a टू द पावर 5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि a टू द पावर 5 को चलिए हमने लिख दिया a टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया कि a टू द पावर 4 प्लस 1। अब ये जो 4 होगा, यानी कि a टू द पावर k प्लस 1, यानी कि a टू द पावर 5 इक्वल टू a, इसके आने से पहले जो मैट्रिक्स वाले का नंबर था वो क्या था, पावर का a टू द पावर 4। ये जो 4 होगा उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड। ये जो 4 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड। ये जो 4 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि हर इस पीरियड के बाद हमें क्या होगा, सेम मैट्रिक्स मिलते जाएगा मिलते जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो 4 होगा, इस 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड। ठीक है, ध्यान से समझते हुए जाइएगा। हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, फिर हमने ए स्क्वायर निकाला, फिर हमने ए क्यूब निकाला, फिर हमने ए 4 निकाला, फिर हमने ए 5 निकाला। ध्यान से समझिएगा, A4 के बाद जब A5 है, A5 किसके बराबर आ जा रहा है, A5 जो है वो A के बराबर आ जा रहा है। A5 किसके बराबर जा रहा है, A के बराबर आ जा रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं A6 निकालूंगा, A7 निकालूंगा, A8 निकालूंगा और A9 निकालूंगा, ये जो होगा A के बराबर आ जाएगा, ये A टू द पावर 6 A स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये जो है A क्यूब के बराबर आ जाएगा, ये जो है A टू द पावर 4 के बराबर आ जाएगा, और ये जो है फिर से किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि ये चार के साइकिल में घूमता रहेगा। ठीक है, यानी कि कितने के साइकिल में ये पूरा का पूरा घूमता रहेगा, 4 के साइकिल में। तो इसलिए इसका पीरियड जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4। यानी कि कितने पीरियड बाद वापस आ रहा है, 4 पीरियड बाद ये वापस से सेम चीज हमें मिल जा रहा है।
ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पीरियड। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, उसका पावर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, किसी एक मोड़ पे अगर वो फिर से ए के बराबर आ गया, यानी कि ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो उसके पहले वाला जो पावर था, यानी कि ए टू द पावर 5 था, उसको ए टू द पावर 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये जो 4 वाला पावर हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे पीरियड। ठीक है, तो ये तो था हमारा पीरियडिक मैट्रिक्स। पीरियडिक मैट्रिक्स मतलब क्या, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स मिलते जाता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स मिलते जाता है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं पीरियडिक मैट्रिक्स। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट डाउन करना है, इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट डाउन करना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नल स्क्वायर मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा, ध्यान से समझिएगा, नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक। ये जो होगा ये भी हमारा क्या मैट्रिक्स होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, बट इट्स पीरियड इज अनडिफाइंड, लेकिन उसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। नल स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो भी हमारा पीरियडिक मैट्रिक्स होगा, बट उसका पीरियड जो है वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये क्या चीजें बोला जा रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं एक नल स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं, ये सारे का सारा प्रॉपर्टी हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम एक नल स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं ए टू द पावर 2 करूंगा तब भी हमारा ए ही निकल के आएगा, ए टू द पावर 3 करूंगा तब भी हमारा ए ही निकल के आएगा, ए टू द पावर 4 निकालूंगा तब भी हमारा ए ही निकल के आएगा, ए टू द पावर 5 में तब भी, यानी कि सबका सब क्या नल मैट्रिक्स से निकल के आएगा। तो ए टू द पावर ए 2 भी आ रहा है, ए टू द पावर 3 भी आ रहा है, ए टू द पावर, ये यानी कि पीरियडिक मैट्रिक्स तो है, क्योंकि दिखने में कहीं ना कहीं ये फिर से ए बराबर आ रहा है, बट वो सब में ये आ जा रहा है। तो इसका पीरियड इसे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते कितना पीरियड का है। कोई बोल देगा उसका पीरियड 2 है, कोई बोल देगा उसका पीरियड 3 है, कोई बोल देगा उसका पीरियड 4 है। तो इसीलिए उसका पीरियड क्या अनडिफाइंड नहीं है, वो अनडिफाइंड पीरियड है, बट इट इज ए पीरियडिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने आज का पहला टॉपिक देखा, जो क्या था हमारे पास, पीरियडिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा नीचे लिखा गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये था हमारा पीरियडिक मैट्रिक्स। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये था हमारा पीरियडिक मैट्रिक्स। पीरियडिक मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा। अब एक आखिरी हमारे पास और मैट्रिक्स आता है। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने इनवॉलेटरी मैट्रिक्स पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पीरियडिक मैट्रिक्स, ये पीरियडिक मत लिख देना, ये पीरियडिक मैट्रिक्स से याद रखना। उसके बाद हमने पीरियडिक मैट्रिक्स पढ़ा। अब आखिर में एक और स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आता है हमारे पास, चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब एक इस तरीके का मैट्रिक्स जिसका अगर किसी ना किसी पावर के बाद जो है उसका वैल्यू 0 आ जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं ए, ठीक है, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, और उसका हम लोग पावर ले लेते हैं कुछ ना कुछ एम, मान लेते हैं मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने आप से जो है वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 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 करते जा रहे हैं। तो फाइनली जो हमारा वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जा रहा है। फाइनली हमारा जो मैट्रिक्स है वो, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फाइनली हमारा मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है ये चीज, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या होना चाहिए कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको क्या हो, बार बार हम लोग क्या करते रहते हैं, पावर करते रहते हैं, किसी ना किसी एक पावर के बाद हमें क्या वैल्यू मिल जाए, हमें नल मैट्रिक्स वैल्यू मिल जाए। ये वैल्यू जीरो नहीं है, ये वैल्यू क्या है, नल मैट्रिक्स है। मैंने पहले भी बताया था, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। तो इस टाइप के जो भी मैट्रिक्स होता है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के जो भी मैट्रिक्स होता है हमारे पास, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। और ये जो m निकल के आता है, इस केस में ये जो m निकल के आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, जिसके पावर पे ये 0 आ गया, उस m को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ये जो m निकल के आया, इस m को हम लोग बोलेंगे इंडेक्स। ठीक है, इस m को हम लोग बोलेंगे इंडेक्स। चलिए,
अब ये कैसे काम करता है, जैसे मान लेते हैं हमने एक कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, अपने मर्जी से कोई भी हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स आया, उसका हमने क्या किया, A1 निकाला, उसका हमने A स्क्वायर निकाला, A1 मतलब यही मैट्रिक्स है, उसके बाद हमने उसका क्यूब निकाला, उसके बाद हमने उसका पावर 4 निकाला। ये तो नल मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ था, जब ये ए स्क्वायर निकाला ये भी नल मैट्रिक्स नहीं निकला, जब ए क्यूब निकाला ये भी नल मैट्रिक्स नहीं निकला। बट कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जब ए टू द पावर 4 हमने निकाला तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ठीक है, जब उसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन बनता है कि उसका वैल्यू नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया इस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम आ जाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स जो आया, ध्यान से समझिएगा, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स जो आया, अब इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का ध्यान से समझिएगा, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स जो आया उसका जो इंडेक्स अगर हमें पूछा जाए कि उसका इंडेक्स कितना है, तो उसका इंडेक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 4। इंडेक्स मतलब ये कौन से पावर पे उसका वैल्यू 0 निकल के आया, और पीरियड मतलब उससे एक पहले वाला पीरियड, मतलब जिस पीरियड पे जिस पे नंबर पे वापस से वही वैल्यू आ जा रहा है उससे एक छोटे वाले वैल्यू को हम लोग पीरियड बोलेंगे। बट निलपोटेंट मैट्रिक्स में इंडेक्स किसको बोला जाएगा, जिसके पावर पे वो 0 आ जाए। ठीक है, तो यानी कि अब निलपोटेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर डेफिनेशन समझिएगा कि निलपोटेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इफ, ध्यान से समझिएगा सबसे पहला कि इफ ए इज निलपोटेंट, ठीक है, अगर ए हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इफ ए इज निलपोटेंट, देन सबसे पहला चीज ए किसी ना किसी m पावर के लिए इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा, और कंडीशन m सॉरी, और उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि a टू दी पावर m-1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी चीज 0 नहीं, नल मैट्रिक्स में अगर गलती से 0 बोल दो तो उसका मतलब समझ आना नल मैट्रिक्स, यानी कि a टू दी पावर m इक्वल टू 0 है, बहुत बढ़िया। और उससे जो पहले वाला है यानी कि a टू दी पावर 4 0 आ गया, बहुत बढ़िया। बट उससे जो a टू दी पावर 4 से पहले जो a टू दी पावर 3 है वो 0 नहीं होना चाहिए, इस चीज को समझिएगा, वो 0 हमारा नहीं होना चाहिए। और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और ये जो m आया, इस m को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ये जो m वैल्यू आएगा उस m का वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स। ध्यान से समझिएगा, उस m का वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो ये हो गया हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स में भी कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको यहां से साइड कर लेते हैं। ओके, चलिए अब क्लीन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में मैंने समझा दिया। अब इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, 2-3 और प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखिएगा, अगर एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है मतलब a टू द पावर m इक्वल टू उसका नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ a टू द पावर की अगर कोई दूसरा कांस्टेंट ले लें कि a टू द पावर के, वो भी इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू m, फॉर ऑल k ग्रेटर देन और m इक्वल टू 0। यानी कि इस पॉइंट को समझिएगा कि ये पॉइंट क्या बता रहा है। अगर मैंने A एक मैट्रिक्स ले लिया, हमारे पास A एक मैट्रिक्स आ गया, और वो इस तरीके का मैट्रिक्स आ गया कि A स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स आया, A क्यूब नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आया, बट A टू द पावर 4 इक्वल टू नल मैट्रिक्स आया। अगर ऐसा हो गया कि A टू द पावर 4 इक्वल टू नल मैट्रिक्स, उसके बाद मैं जितना भी निकालूंगा A टू द पावर 5 वो भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा, A टू द पावर 6 वो भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा, A टू द पावर 7 वो भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कोई ऐसा कांस्टेंट ले लूं K, और वो k का वैल्यू क्या हो, m से बड़ा हो या m के बराबर हो, तो उस वैल्यू के लिए हमेशा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स का जो सॉरी निलपोटेंट मैट्रिक्स का जो भी पावर निकालूंगा वो वैल्यू हमेशा 0 ही आते रहेगा। ठीक है, ये कैसे हो जाता है इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर a टू द पावर m मेरा नल मैट्रिक्स है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हो गया ये। अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, अगर मैं क्या कर दूं, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लो, राइट हैंड कैंसिलेशन लो, इस तरीके से चीजें बताया था मैंने। ठीक है, उसी को समझिएगा। अगर a और b दो इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स मतलब क्या, दोनों सेम ही मैट्रिक्स लिखा हुआ है।
अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड से मैं सी से मल्टीप्लाई करूं और इसके राइट हैंड साइड से मैं सी से मल्टीप्लाई करूं तब जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। बट अगर एक ए मैट्रिक्स है और मेरा बी मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों सेम मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैं सी से मल्टीप्लाई करूं कोई नया मैट्रिक्स, तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम मैट्रिक्स है, दोनों सेम वैल्यू तब देगा जब दोनों सेम तरीके की चीजें करेगा, ठीक है। और हमने बताया था कि मैट्रिक्स जो होता है वो जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं ऐसा करूं कि a टू द पावर m इंटू इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 0 इंटू किसके साथ, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर की वैल्यू कितना आ जाएगा, a टू द पावर m प्लस 1, और इधर नल मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स से आएगा। ठीक उसी तरीके से आगे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते जाए तो a टू द पावर m प्लस 2, a टू द पावर m प्लस 3, a टू द पावर m प्लस 4, इस तरीके से, यानी कि m या m से बड़ा वैल्यू जितना भी आते रहेगा सबके लिए हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स से मिलेगा, उसके अलावा दूसरा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसमें एक दो प्रॉपर्टी और है, एक दो प्रॉपर्टी और है, उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, 1 टू थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिएगा ध्यान से। निलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या है, ए टू द पावर m इक्वल टू कहीं ना कहीं किसी न किसी पावर के लिए 0 होगा, और उसका एक कंडीशन क्या है कि ए टू द पावर m माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो ए टू द पावर m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स, ये आएगा। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। इसको ए टू द पावर, इसको m लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं, मेरे पास x है, उसका पावर m है और इक्वल टू 0 है, यानी कि ये कब हो सकता है, किसी का भी मैं पावर कुछ भी रखूं और उसका वैल्यू 0 आ रहा है, ये तभी हो सकता है जब ये अंदर वाला x वाला वैल्यू है वो हमारा 0 हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या समझ में आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है उसका वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर a एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ध्यान से समझिएगा, इफ a इज निलपोटेंट, इफ a इज निलपोटेंट, अगर a एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर a एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन उस केस में हमारा क्या होगा, उस मैट्रिक्स, चाहे वो मैट्रिक्स कैसा भी दिखे फर्क नहीं पड़ता, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन आ सकता है, सर ये तो नल मैट्रिक्स होगा इसीलिए उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया, बट ऐसा नहीं है। हम लोग देखे हैं, अगर हम मैट्रिक्स ऐसा ले लें कि 2 3 2 3 2 3, ऐसा एक मैट्रिक्स अगर मैं ले लूं तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर एक मैट्रिक्स ले लूं तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है, बट इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वैल्यू 0 ही निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होगा वो कुछ इसी टाइप का मैट्रिक्स होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होगा वो कुछ इसी टाइप का मैट्रिक्स होगा, जिसका पावर करते जाएंगे कहीं ना कहीं इक्वल टू नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। और जब इस ए का, यानी कि जो मैट्रिक्स का हम लोग निलपोटेंट बना रहे थे, यानी कि जो निलपोटेंट मैट्रिक्स था, उसको अगर हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले तो उसका वैल्यू हमेशा नल मैट्रिक्स के, बस इसका वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा निलपोटेंट के बारे में। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। हमने ये देख लिया कि a टू द पावर m इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। अनलाइक द पावर ऑफ a, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अनलाइक द पावर ऑफ a, अनलाइक द पावर ऑफ a, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि पावर से उसको मतलब नहीं है, पावर चाहे कुछ भी रहे, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो 0 ही रहेगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, देन उस केस में a इज नॉट निलपोटेंट, ठीक है। यानी कि अगर कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 होगा ही, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके लिए एक क्वेश्चन है अभी, ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पे दिक्कत आता है कि हमने 4 मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, एक हमने पढ़ा आइडेंटिटी, सॉरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स पढ़ा, एक हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा, और एक हमने क्या पढ़ा, निलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा, और दूसरा हमने पीरियोडिक मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है।
अब इसको याद कैसे रखा जाए, मेमोराइज कैसे किया जाए, मैं वो तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि इसको मेमोराइज कैसे किया जाए, याद कैसे रखा जाए। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मतलब क्या, नील, नील का मतलब क्या होता है, जीरो, कुछ भी नहीं होता है। तो देखिएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका में पावर कुछ ऐसा रहेगा लेकिन फाइनली जाके वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो हो गया हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स, यानी कि पावर कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो ये हो गया हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो इससे याद रहेगा हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नील से याद रहेगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी में सबसे पहला लेटर क्या आ रहा है, आई एन। इनवॉल्यूटरी में सबसे पहला लेटर क्या आ रहा है, आई एन, तो यानी कि ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन, यही था ना हमारा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, हम लोग देख सकते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन। ठीक है, तो यही चीज हम बता सकते हैं कि इनवॉल्यूटरी मतलब पहला जो लेक्चर है, लेटर है आई एन है, तो इसीलिए आई एन से हमें क्या, आई एन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मान लो पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब ऐसा चीज जो बार बार किसी ना किसी चीज से रिपीट करते रहे, तो यानी कि ए टू द पावर के प्लस वन इक्वल टू दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि दोबारा वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाए। ठीक है, और इस के को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस के को हम लोग पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, और इस एम को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडेक्स बोल देते हैं। उसके बाद आखिरी बच गया, निलपोटेंट हो गया, इनवॉल्यूटरी हो गया, पीरियडिक हो गया, तो आखिरकार हमारे पास क्या बचा, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या, वो अगर सब कुछ हो गया तो आखिरकार क्या बचा रह गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही बचा रह गया, तो ये हो गया हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये हो गया चीजों को याद रखने का तरीका। ठीक है, ये पूरा चार मैट्रिक्स हमने, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, चार स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये चार स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, पीरियोडिक और आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो ये चार स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन आप लोग बताइए कि वो होगा या नहीं होगा। फाइंड, ऐसा बोला गया, फाइंड वेदर, फाइंड वेदर, ये मौसम वाला वेदर नहीं है। ठीक है, ये वन, टू, थ्री, वन, माइनस वन, टू और थ्री, थ्री, नाइन, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इज निलपोटेंट और नॉट, इज निलपोटेंट और नॉट। ये जो मैट्रिक्स है ये निलपोटेंट है या नहीं है। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, इसको सॉल्व करके बताइए क्या ये निलपोटेंट होगा या नहीं होगा, फटाफट जल्दी कीजिए।
हुआ सॉल्व? बताइए नीलपोटेंट होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए। आदित्य, अमृता, आनंद, लाची, रिया, सौरभ, बताइए। नीलपोटेंट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा नीलपोटेंट? इतना समय लग रहा है इस चीज पे। सर एक मिनट बता रहे हैं सर। अरे गधा साहब, पूरा साल ले लेगा इसमें। क्या कंडीशन होता है नीलपोटेंट का? अगर कोई मैट्रिक्स नीलपोटेंट है या नहीं है कैसे पता लगाएंगे? उसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, सिंपल सी कंडीशन। इतना बढ़िया प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा कि इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो देन द मैट्रिक्स इज नॉट नीलपोटेंट। हाँ, ये कंडीशन होता है कि ये पावर वाला होगा। अब कितना पावर पे जाके वो जीरो होगा हमें थोड़ी पता है, उसका इंडेक्स कितना होगा। तो ये तो बेवकूफी वाला मेथड हो गया ना। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे ये तो बेवकूफी वाला मेथड हो गया कि हम लोग ढूंढ रहे हैं कब जीरो होगा, कब क्या पता ए टू द पावर 100 पे जाके जीरो हो रहा है वो। अब इतना तो हम लोग सर्च नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये तो हम लोग बड़े मजे से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं हुआ तो नीलपोटेंट नहीं होगा, डिटरमिनेंट जीरो हुआ तो नीलपोटेंट होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम ए मान लेते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 1 माइनस 1 2 3 3 9। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉपर्टीज देख रखा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉलम टू को कॉलम टू माइनस टू इंटू कॉलम वन कर देते हैं, और कॉलम थ्री को चेंज करके कॉलम थ्री माइनस थ्री इंटू कॉलम वन कर देते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा? हम कॉलम वन वन थ्री, कॉलम टू और थ्री को चेंज कर रहे हैं, टू माइनस टू इंटू कॉलम वन। तो टू माइनस टू इंटू कॉलम वन ये कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, ये नहीं होगा सर। ये माइनस टू, ये माइनस टू मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस थ्री। फिर ये माइनस टू यानी कि माइनस सिक्स, यानी कि ये भी आ जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, फिर ये माइनस थ्री इंटू ये जीरो आ जाएगा, ये माइनस थ्री इंटू ये माइनस वन आ जाएगा, ये माइनस थ्री इंटू ये भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब उस हिसाब से अगर हम इसका निकालना चाहें तो ये और ये हट जाएगा, ये सिंपली बचेगा माइनस थ्री माइनस वन जीरो। तो ये क्या बचेगा? जीरो, और ये कितना बचा? थ्री। ठीक है, सॉरी माइनस थ्री। तो इसका वैल्यू कितना आया? माइनस थ्री आया। अगर माइनस थ्री आया मतलब सिंपल सी बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ए इज नॉट नीलपोटेंट। इसमें इतना समय लगाना ही नहीं चाहिए, ए इज नॉट नीलपोटेंट, सिंपल सी बात। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, टू माइनस टू माइनस फोर
ठीक है, और -1 3 4 और 1 -2 3। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड वेदर, चलो फाइंड ए इज वेदर का स्पेलिंग फिर गड़बड़ा जाएगा, मौसम वाला हो जाएगा। फाइंड वेदर ए इज आइडेम्पोटेंट और नॉट। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए जो है ये आइडेम्पोटेंट है या नहीं। आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो इस बार इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन निकाल के चेक करना है। फटाफट बताइए 2 मिनट में क्या होगा। 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इधर गिर रहा है भाई। सर आइटम कंटेंट नहीं होगा। चलिए बाकी लोग बताइए क्या होगा। सर नहीं होगा। यस सर, नहीं होगा। ओके, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये तो बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाता है। ये क्वेश्चन होगा नहीं होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा नहीं आएगा, आप लोग घर में बैठ के आराम से सॉल्व कीजिएगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस बार क्वेश्चन है फाइंड ऑल आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। चलिए इस चीज को फाइंड आउट करके बताइए। फाइंड ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और इसको निकाल के बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर इसका निकला इसका कुछ? अगर आपका वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से साइन इन ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, हम लोग ये 1-2 क्वेश्चन है जो कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा है। सर 8 होगा। 8, चलिए बहुत बढ़िया 8। और किसी का कुछ? सर A11 करके आ रहा है, A22 A33। चलिए मैंने पूछा कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स। सर 8 होगा 8। 8, चलिए 8। राजेश ने बोला 8। और एनीवन विद द आंसर, अनदर आंसर? चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बोला गया है, तो हम कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं सबसे पहले ना। अगर बंद हो जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कीजिएगा फटाफट। लेट ए एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? A 0 0 0 B 0 0 0 C। ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स।
ठीक है। और आइडेम्पोटेंट के केस में क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए। और ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा डायगोनल के केस में, ए स्क्वायर 0 0 0 बी स्क्वायर 0 0 0 सी स्क्वायर, और ये इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए। अब ये कैसे आ गया ये मत पूछना, मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी आ जाएगा, ठीक है। उसका मतलब अगर दोनों मैट्रिक्स को अगर इक्वल होना है तो ए स्क्वायर को ए के बराबर होना पड़ेगा, बी स्क्वायर को बी के बराबर होना पड़ेगा, और सी स्क्वायर को सी के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए के बराबर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके वजह से ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू क्या हो सकता है, आइदर 0 और 1। सिमिलरली बी का जो वैल्यू आएगा वो भी आइदर 0 और 1। सिमिलरली सी का जो वैल्यू आएगा वो भी आइदर 0 और 1। यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये जो ए डायगोनल मैट्रिक्स हमने लिया हुआ था, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स हमने जो लिया हुआ था, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स हमने लिया हुआ था, ए बी सॉरी ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, हमने एक जो डायगोनल मैट्रिक्स लिया हुआ था, इस डायगोनल मैट्रिक्स में हमें क्या समझ में आ रहा है कि a का जो वैल्यू है वो आइदर 0 और 1 हो सकता है, इसमें जो b का वैल्यू है वो भी आइदर 0 और 1 हो सकता है, और c का वैल्यू जो है वो भी आइदर 0 और 1 हो सकता है। तभी हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, सॉरी, तभी हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या मैट्रिक्स बनेगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगा, आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कैसा क्या हो सकता है। सबसे पहले कि टोटल अगर हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन पता है तो बहुत बढ़िया, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पता है तब भी हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगा के निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या टोटल 3 ही वैल्यू है, ए का वैल्यू आइदर 0 और 1 हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्री डायग्राम बना के देखते हैं, जिसको हम लोग ट्री डायग्राम बोलते हैं। हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी ये पढ़ेंगे ट्री डायग्राम। ए का जो वैल्यू है उसको आइदर हम लोग क्या रख सकते हैं, ए का जो वैल्यू है उसको आइदर हम लोग 0 या फिर 1 रख सकते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू जब 0 और 1 रखे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बी का वैल्यू है उसको हम लोग कितना रख सकते हैं, बी का वैल्यू को भी 0 और 1 रख सकते हैं, ठीक है। और जब ए का वैल्यू 1 हो तो उस केस में भी हम बी का वैल्यू को क्या रख सकते हैं, 0 या फिर 1 रख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा चीजों को, सॉरी बी स्मॉल लेटर बी था। ए का जो वैल्यू है उसको हम लोग 0 और 1 रख सकते हैं, ए का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या 0 और 1 रख सकते हैं। सिमिलरली अगर ए का वैल्यू 0 हो तब भी हम लोग बी का वैल्यू क्या 0 और 1 रख सकते हैं। जब बी का वैल्यू 1 सॉरी ए का वैल्यू 1 हो तभी बी का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 और 1 रख सकते हैं। सिमिलरली इस केस में जो सी का वैल्यू आएगा, सी का वैल्यू को भी हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 और 1 रख सकते हैं। अगर ये कंडीशन हुआ तब भी सी का वैल्यू को हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 और 1 रख सकते हैं। इस कंडीशन में भी सी का वैल्यू को हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 और 1 रख सकते हैं। इस केस में भी सी का वैल्यू को हम लोग क्या रख सकते हैं, 0 या फिर 1 रख सकते हैं। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो गया, एक कंडीशन ये बन सकता है, ये क्या बनेगा जब सी का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 0। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है जब सी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 0। तीसरा कंडीशन ये बन सकता है सी का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 0। चौथा कंडीशन ये बन सकता है कि सी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 0। फिफ्थ कंडीशन ये बन सकता है कि सी का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1। सिक्स कंडीशन बन सकता है सी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1। और सेवेंथ कंडीशन बन सकता है कि सी का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1। और एथ कंडीशन बन सकता है कि ए का वैल्यू भी 1, बी का वैल्यू भी 1 और ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी देखते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस है, तो इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हो गया, 8 वेज हो गया, 8 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। हमारे पास कितना है, 3 प्लेसेस है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ए को हम लोग 2 तरीकों से फिलअप कर सकते हैं, बी को भी हम लोग 2 तरीकों से फिलअप कर सकते हैं, और सी को भी हम लोग 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। टोटल 8 वेज। और ये क्या तरीका है उस पर इतना मगजमारी नहीं करना है अभी, ये हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे। अभी बस हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके के मैट्रिक्स बन सकते हैं, टोटल 8 तरीके के मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है। और 8 तरीके कौन कौन से होंगे ये हम लोगों ने सिंपल सा एक ट्री डायग्राम बना के हम लोगों ने देख लिया। तो टोटल 8 तरीकों के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या फिर मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
कि इफ अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि इफ बी इज ए आइडेम्पोटेंट, इफ बी इज ए आइडेम्पोटेंट देन प्रूव दैट, उस केस में हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया, देन प्रूव दैट नंबर 1 a is equal to I minus b is also idempotent। ठीक है, ये भी जो है आइडेम्पोटेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। सेकंड नंबर, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0 गिवन बी स्क्वायर इक्वल टू बी। जब बी स्क्वायर इक्वल टू बी होगा तब ये 0 हो जाना चाहिए, जब हमारा बी जो है वो आइडेम्पोटेंट हो तो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से, ये एक क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ताकि आगे इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलेगा ट्रांसपोज में, तो वो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, A इज इक्वल टू आई माइनस बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। अगर B हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया तो सबसे पहला केसेस में हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्रूफ करना है। ठीक है, जब हमारा किया था, चलिए हमें क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्रूफ करना है अपने को। ध्यान से देखिएगा, अपने को क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्रूफ करना है, क्योंकि यही क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है। और जिसमें ए का वैल्यू हमारा दे रखा है आई माइनस बी और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये दोनों चीजें गिवन है। क्यों? क्योंकि बी आइडेम्पोटेंट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब देखिएगा ए का वैल्यू हमें दे रखा है आई माइनस बी। ठीक है, ए का वैल्यू दे रखा है हमें आई माइनस बी, तो ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, आई माइनस बी इंटू आई माइनस बी। ये किसका वैल्यू हो गया, ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो आई आई माइनस बी आई माइनस बी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस आई बी माइनस बी आई प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब i इंटू बी और b माइनस आई ये दोनों सेम ही है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करे तो फाइनली जाके वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर। और हमने पढ़ रखा था कि b जो था वो हमारा क्या, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। तो उस हिसाब से हमारा आई स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी इक्वल टू आई स्क्वायर को मैं कुछ भी कर लूं फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू आई ही आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप जितना भी पावर कर लीजिए, ये भी मैंने बताया हुआ था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप जितना भी पावर कर लीजिए उसका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई माइनस बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और आई माइनस बी मतलब क्या था, हमारे पास ए था, तो यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया, अपना ए के बराबर आ गया। जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए के बराबर आ गया मतलब अपना जो मैट्रिक्स था वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा वाला पार्ट हमें दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है, और ए का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ था, ए का वैल्यू हमें दिया हुआ था आई माइनस बी, ए का वैल्यू हमें दिया हुआ था आई माइनस बी, तो इसकी जगह चलो हमने लिख दिया आई माइनस बी इंटू बी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, आई इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना था, बी स्क्वायर का वैल्यू बी था, तो ये हो गया नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं नल मैट्रिक्स, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी ए करेंगे बी ए, तो बी ए का मतलब कितना हो गया,
आई माइनस बी, तो वही चीज आ जाएगा बी इंटू आई माइनस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा बी माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही चीज बी माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना, बी माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर, नल मैट्रिक्स। तो हमने ये चीज देख लिया कि ए बी जो होगा उसको बी ए के बराबर होगा और सब मिलके क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। वो वैल्यू जीरो नहीं होगा, वो नल मैट्रिक्स होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोगों को 3-4 क्वेश्चंस मैं दूंगा अभी, वो 3-4 क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। कल आप लोगों को मैंने शीट सेंड कर दिया था, मैट्रिसेस का मिल गया था आप लोगों को सबको। मैट्रिक्स का शीट आप लोगों को मिला कि नहीं? यस सर आ गया, यस सर आ गया था। हाँ, मैट्रिक्स का शीट मैंने सेंड कर दिया था। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सब आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बना तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन इस तरीके का है कि इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हो जाता है, मैट्रिक्स नहीं मैट्रिसेस प्लूरल है, एंड इफ ए एंड बी आर कम्यूट, ठीक है, कम्यूट का मतलब मैंने बताया था ए बी इज इक्वल टू बी ए, आर कम्यूट, consider to prove that AB is also idempotent. AB जो है वो भी क्या है, idempotent है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए हैं, आज हो गया 18/05। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रूव दैट इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है -5 -8 0 3 3 0 और 1 2 -1, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ये इनवॉल्यूटरी है। इनवॉल्यूटरी मतलब समझ जाना, मैं बता चुका हूं सारे चीजें। थर्ड क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन आता है कि फाइंड कंडीशन, इस बार क्या करना है, कंडीशन फाइंड आउट करना है। फाइंड कंडीशन इफ a इक्वल टू ए बी सी माइनस ए इज इनवॉल्यूटरी, अगर ये इनवॉल्यूटरी हुआ तो क्या कंडीशन आएगा, ये चीज आप लोगों को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1-4 और दे रहा हूं मैं आप लोगों को। प्रूफ दैट, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -3 -4 -1 3 4 और 1 -3 -4 इज नीलपोटेंट, इज नीलपोटेंट, ठीक है। ये जो है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि फाइंड इंडेक्स, तो इसमें आप लोग को इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास जो है वो खत्म करते हैं। आखिरी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि फाइंड a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर a इंटू बी इज nilpotent और नॉट, इज nilpotent और नॉट, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो आखिरी वाला मैट्रिक्स है ये nilpotent है या नहीं है। ये आप लोग का होमवर्क है, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा सारा का सारा होमवर्क। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोज। तब तक आप लोग को शीट मिल गया है, आप लोग को क्वेश्चन मिलते रहता है, सारा का सारा चीजें आप लोग सॉल्व करते रहिए। हम लोग आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।